हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सही होंगे, हेल्दी होंगे। 9th क्लास के सिलेबस में अपना जो चैप्टर चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो तीसरा चैप्टर चल रहा है परमाणु एवं अणु। इनमें परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड न्यूक्लियोलस, इनमें मुख्य रूप से इसका मैं 6वां लेक्चर है आपका। और परमाणु एक छोटी इकाई होती है, बहुत न्यून छोटी इकाई होती है, छोटे छोटे, जिसका अविभाज्यतम रूप होता है। मैंने पहले बताया था कि इसका परमाणु के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए और एट लास्ट में एक परिभाषा निकल के आई। वो परिभाषा दार्शनिकों के आधार पर, दार्शनिकों में मुख्य रूप से महर्षि कर्णाद, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस, पकुधा कात्यायन, उनके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत, लवाइसिए, इन्होंने व्यक्त की परमाणु की परिभाषा। और परिभाषा निष्कर्ष रूप में जो निकल के आती है वो आती है कि वह अविभाज्यतम कण जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ये कैसा कण होता है? अविभाज्यतम कण, जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के परमाणु से अणुओं का निर्माण होता है, अणु से तत्वों का निर्माण होता है, तत्वों से यौगिकों का निर्माण होता है, पदार्थों का निर्माण होता है। जहां तक परमाणु के आकार की बात आती है तो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु का जो आकार होता है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर, परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। और नैनोमीटर इकाई के अंतर्गत हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या 10 की पावर माइनस 9 मीटर बराबर किसके होती है? 1 नैनोमीटर के होती है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। तो ये परमाणु का आकार जो होता है, ये परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। क्या मापी जाती है? परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। विभिन्न परमाणु जो तत्व हैं, छोटे छोटे परमाणु हैं, इनसे मिलकर के, समान परमाणुओं से मिलकर के तत्वों का निर्माण होता है। इन तत्वों को परमाणु के आधुनिक प्रतीक में, परमाणु के आधुनिक प्रतीक में विभाजित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार मत प्रस्तुत किए। क्योंकि जो कुछ परमाणु ऐसे थे जिनको संपूर्ण विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, इन सभी परमाणुओं को एक ही नाम से जानने के लिए जहां से शुरुआत होती है परमाणुओं के उद्भव की, तो उसमें जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने एक निश्चित मात्रा के आधार पर बता दिया कि ये परमाणु है। जॉन डाल्टन ने परमाणु का जो रूप बताया वो बता दिया कि द्रव्यमान संरक्षित होता है, निश्चित अनुपात होता है और एक निश्चित मात्रा होती है, वो परमाणु कह दिया। इनके बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक थे बर्जीलियस की अवधारणा के आधार पर तत्वों के प्रतीक रूपांतरण है, प्रतीक बनाए गए, प्रतीक लिखे गए। इन प्रतीकों का जो है ये अक्षरों के आधार पर लिखा गया। अक्षरों के आधार पर क्या लिखा गया? सबसे पहले कि माना जैसे प्रथम और दूसरे अक्षर से इनकी शुरुआत होती हो तो वो प्रतीक रूप में आते हैं। उनके अलावा जहां से शुरुआत होती है इनके प्रतीकों, जब तत्वों का उद्भव हुआ, जैसे कॉपर का उद्भव हुआ साइप्रस से, एक स्थान का नाम, तो इस स्थान के साइप्रस के आधार पर इसका क्या नाम रख दिया? कॉपर रख दिया। स्वर्ण, सोना, ये इसका नाम, ये इसका रंग पीला होता है तो इस रंग के आधार पर इसको स्वर्ण कह दिया। लेकिन सभी जगह एक जैसे नाम से नहीं जाना गया, कहीं इसको कुछ और कह दिया गया। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने डियर स्टूडेंट्स कि संपूर्ण जगह पे एक ही नाम से इनको जाना जाए, तो ऐसी कंडीशन में इनको तत्वों को प्रतीक रूप में निर्धारित किया। और प्रतीकों का निर्धारण करने के बाद में सभी प्रतीकों को आवर्त सारणी में समाहित कर दिया गया। इन प्रतीकों की जहां तक बात आती है तो बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने बताया अक्षरों के आधार पर कि कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जो तत्व के, उसके नाम के पहले शब्द से ही शुरुआत हो जाती है, नाम के पहले शब्द से ही शुरुआत हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बन क्या है? CARBON। कार्बन में क्या है? पहला शब्द क्या है? C, तो प्रतीक रख दिया इसका C। इसी तरीके से हाइड्रोजन
HYDROZEN हाइड्रोजन यानी कि H। ऐसे और नाम रखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N। तो ये किसके आधार पे थे? शब्द के पहले अक्षर के आधार पे। पहला अक्षर कौन सा है? H, N। उन्होंने कह दिया कि शब्द के प्रथम अक्षर के आधार पर या द्वितीय अक्षर के आधार पर उनका नामकरण रख सकते हैं। यदि किसी का नाम पहले अक्षर से लिखा है तो वो कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा, और यदि पहले 2 वर्ण से नाम लिखा जा रहा है तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर उसका स्मॉल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि मैं कह दूं कि जैसे हीलियम, अब हीलियम का क्या है? He। तो पहला अक्षर कैसा है इसका? कैपिटल, और दूसरा अक्षर कैसा है? स्मॉल लेटर। ऐसे लिख दिया लिथियम, Li। तो L कैसा है? कैपिटल, और I कैसा है? स्मॉल। यानी कि प्रथम अक्षर कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल यानी कि बड़ा, और दूसरा अक्षर छोटा। आ गया होगा ये समझ में डियर स्टूडेंट्स? तो बर्ज़िलियस ने इनके अक्षरों के नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। फिर भी कुछ तत्व ऐसे थे जिन तत्वों को उनके ना पहले अक्षर से व्यक्त किया गया ना दूसरे अक्षर से व्यक्त किया गया, उनको उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर व्यक्त किया गया। तो इन प्रतीकों में मैं प्रतीक लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कुछ। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। डियर स्टूडेंट्स, मैंने 30 प्रतीक लिखे हैं और क्रम से हैं। अपनी आवर्त सारणी में इनका एक फिक्स क्रम है, उसी क्रम के आधार पर इनको लिखा गया है। इनमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इनको मैंने एक निश्चित क्रम से बना रखा है। डियर स्टूडेंट, को याद करने के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। अपने लिए आगे यहाँ से इनका बहुत ज्यादा इन तत्वों की आवश्यकता होगी, ज्यादातर ये चलेंगे। तो कम से कम डियर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को 1 से लेकर के क्रम संख्या 30 तक सभी को इनका प्रतीक रूपांतरण, प्रतीक नाम याद हो जाना चाहिए। मैंने इनको याद इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इनके लिए याद करने के लिए कोई ट्रिक बना सकते हो या फिर इनको डायरेक्टली भी याद किया जा सकता है। इनके लिए जो मुख्य रूप से जितने भी प्रतीक लिखे हुए हैं, इन प्रतीकों को एक निश्चित क्रम में याद रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है इनका एक परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको याद रखा जाता है। ये होता है प्रतीक, परमाणु क्रमांक।
और प्रतीक, परमाणु क्रमांक और प्रतीक। अब इनको अगर याद करने का जैसे हैट्रिक बनाया जाए तो यहां से जैसे हाँ, फिर HELI, हेली, बेबी, चल, नच और फटाफट निकल, इस तरीके से भी इनको हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक रूपांतरण। तो इनको हम प्रतीकों को ऐसे, अब इनमें बात आती है प्रतीक निर्धारण में। बर्जिलियस ने जब इनका निर्धारण किया तो हम देख सकते हैं तत्वों में जितने भी ये मैंने लिखे हैं सब में पहला तत्व कैपिटल है, अगर दो से बन रहा है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब इसी तरीके से लिखे हुए हैं। दूसरी बात, इन तत्वों के प्रतीक रूपांतरण के बाद में डियर स्टूडेंट्स कुछ तत्व ऐसे थे जिनको उनके लैटिन नाम से जाना गया, लैटिन नाम से जाने जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे कह दूं आयरन, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम, फेरम, Fe से इससे बना है इसका प्रतीक। ऐसे ही पोटेशियम, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, इसका प्रतीक बना है के। ऐसे ही सोना, सोने का होता है Au, इसको बोलते हैं ओरम। चांदी Ag, अर्जेंटम, सीसा Pb, प्लम्बम। तो ये सब क्या है? लैटिन नाम के आधार पर, लैटिन नाम के आधार पर। इनके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स परमाणु द्रव्यमान के बारे में, कि परमाणु द्रव्यमान और प्रत्येक तत्व में द्रव्यमान निहित होता है एक निश्चित क्रम के आधार पर, और इनमें हम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हमें इसको संक्षेप में जो लिखा जाता है तो AMU लिखते हैं, एम्यूनिफाइड। एम्यूनिफाइड को ये संक्षेप में लिखा जाता है AMU। लेकिन IUPAC पद्धति के आधार पर इसकी जो द्रव्यमान इकाई होती है वो यूनिफाइड में, यानी यू से व्यक्त करते हैं, यूनिफाइड, यूनिफाइड, यूनिफाइड यानी द्रव्यमान इकाई इससे व्यक्त की जाती है। उसके बाद में द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए 1961 में कार्बन के समस्थानिक के आधार पर द्रव्यमान को व्यक्त कर दिया गया। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, इसका द्रव्यमान होता है 12, तो 1/12 भाग। किसी भी पदार्थ के परमाणु की 1/12 भाग के समस्थानिक की अवस्था होती है। यह व्यक्त किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा 1961 में। लेकिन किसी भी परमाणु को द्रव्यमान या रूढ़ में तरीके से समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हो अपना पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इसमें प्रोटॉन स्थित होता है 1, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर कुल द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर डियर स्टूडेंट कुल द्रव्यमान होता है। इस कुल द्रव्यमान की इकाई को यदि व्यक्त किया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर द्रव्यमान को, तो इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका द्रव्यमान क्या है? 1। कार्बन, कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6, परमाणु क्रमांक 6, तो प्रोटॉन संख्या भी 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। नाइट्रोजन, इसमें भी परमाणु क्रमांक 7, तो प्रोटॉन की संख्या भी 7 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 7, तो 14। ऑक्सीजन में 8 प्लस 8 बराबर 16, यानी बराबर से ही जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ तत्व में प्रोटॉन की संख्या कुछ कम और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है डियर स्टूडेंट? आप देख सकते हो 11, तो 11 तो हो गए इसमें प्रोटॉन और 12 होते हैं इसमें न्यूट्रॉन, तब जाके इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना है मैग्नीशियम का? 12, तो 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन बराबर 24। डबल, लगभग डबल है। सल्फर की हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 प्लस 16 बराबर 32। क्लोरीन की संख्या अगर हम बात करें तो ये एक समस्थानिक का रूप होता है, इसलिए 35.5 होता है। यहाँ पे इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, लेकिन एक समस्थानिक के आधार पर इसमें वर्गीकरण में अंतर आता है। 17 के बाद में फिर इसी के साथ में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है
लगभग इसके 18 या 19 के समथिंग पहुंच जाती है तो समस्थानिक रूप में होती है। उसके बाद में फिर कैल्शियम का है तो प्रोटॉन की संख्या 20 + 20 = 40। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं ज्यादातर जो द्रव्यमान संख्या है वो उनके परमाणु क्रमांक के दोगुने के लगभग बराबर होती है। तो ये द्रव्यमान संख्या होती है। इनके बाद में परमाणु के जहां तक बात आती है आयन अस्तित्व की, तो परमाणु का जो अस्तित्व होता है वो तत्वों के अणुओं से होता है, तत्व के अणु से होता है। अब तत्व में अणुओं की संख्या कितनी है? ऑर्गन कैसा है? एक परमाणु है, यानी कि प्रकृति में कैसा पाया जाता है? एक ही परमाणु पाया जाता है। हम ऑर्गन को ऐसे लिखा देखेंगे, कहीं पे भी हम इसको ऐसे लिखते हैं Ar2 या Ar3, एक परमाणु है। हीलियम भी कैसा है? एक परमाणु है। ऑक्सीजन कैसा होता है डियर स्टूडेंट? द्विपरमाणु, द्विपरमाणु। ऑक्सीजन की 3 अवस्थाएं होती है, एक तो होती है O, दूसरी होती है O2, तीसरी होती है O3। ये तो होता है नवजात, जिसको तो बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इसको बोला जाता है ऑक्सीजन और इसको बोला जाता है ओजोन। तो ये तीनों क्या है ऑक्सीजन के, लेकिन लिखने में क्या आता है? O2 आता है तो द्विपरमाणु। नाइट्रोजन कैसा होता है? ये भी द्विपरमाणु होता है। क्लोरीन भी कैसा होता है? द्विपरमाणु होता है। फास्फोरस चतुर्परमाणु होता है, 4 परमाणु पाए जाते हैं P4। सल्फर कैसा होता है? बहुपरमाणु होता है, यानी कि इसमें 2, 4, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। सोडियम क्या है? यहाँ पे एक परमाणु होता है। आयरन भी एक परमाणु, एल्युमिनियम भी एक परमाणु और कॉपर भी एक परमाणु होता है। तो ये परमाणु की स्थिति पाई जाती है इनके अस्तित्व के आधार पर। ये परमाणु, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु, यानी जितने परमाणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो कैसा हो गया? द्विपरमाणु। नाइट्रोजन लिखते हैं N2, द्विपरमाणु। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? द्विपरमाणु। हीलियम ऐसे लिखा जाएगा तो एक परमाणु। इनके बाद में फास्फोरस को लिखा जाता है P4, तो ये कैसा हो गया? चतुर्परमाणु। सल्फर में S5 भी हो सकता है, S6 भी हो सकता है, S8 भी हो सकता है, तो कैसा है? बहुपरमाणु है। सोडियम कैसा है? ऐसे लिखेंगे इसको एक परमाणु। तो ये सब परमाणु की स्थिति इनके तत्वों के अस्तित्व के आधार पर होती है। इनके बाद में डियर स्टूडेंट्स आता है आयन। और आयन जो होते हैं ये धातु और अधातुओं में विभाजित होते हैं। धातु का अधातु आवेशित कणों से आयनों का निर्माण होता है। धातु और अधातु के आवेशित कणों से आयनों का निर्माण होता है डियर स्टूडेंट। अब धातु और अधातुओं के परमाणु कैसे होते हैं अब आप देख सकते हैं। ये सब कैसे है? धातु है। और धातुओं में जहां तक है धातुओं की बात, तो धातुओं में परमाणु की संख्या क्या होती है? त्याग की स्थिति होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। संयोजकता में कल बताऊंगा इनकी परमाणु संयोजकता है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे सबसे संयोजकता को उसमें उपस्थित होता है, तो संयोजकता भी इसकी क्या है? 1 है। इसलिए कैसा है? धातु है। अब धातु होते तो ये क्या है? धनात्मक। धनात्मक क्यों है? एक एक्स्ट्रा है, किसी को दे रहा है धन, और किसी को देने वाला क्या होता है? दाता होता है। दाता देगा कौन? जिसके पास में धन होगा, तो वो कैसा हो गया? प्लस हो गया। तो ये प्लस है। ऐसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 2, 8, 7 ये कोष पूरा करेगा 8 करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। लेने वाला कैसा हो गया? ग्राही। ऋण लेने वाला ग्राही ऋणी हो गया, तो Cl कैसा हो गया? ऋण। तो ये कैसा आयन है? इसके ऊपर धन आयन। ये कैसा है? ऋण आयन। तो यहाँ पे आयनों की स्थिति इन्हीं के आधार पर व्यक्त की जाती है डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कि आयन। इनके बाद हम कल देखेंगे रासायनिक सूत्र लिखना, कि रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट रासायनिक सूत्र की जहां तक बात आती है तो हम उसके बारे में परमाणु संयोजकताओं का अध्ययन भी करेंगे। परमाणु संयोजकताएं क्या होती है? आशा करता हूं आपको ये यहां तक का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं छोटा छोटा टॉपिक ही लेके चल रहा हूं अभी से, क्योंकि आप लोगों के पास भी बुक्स अवेलेबल नहीं है और मेरे पास भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। मैं भी है ना इसका PDF के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देख के मैं बता रहा हूँ बाकी का, कि मेरे पास में इनका सिलेबस आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स जितना मैंने करा है आप इसको रिवाइज करें घर पर। घर के होमवर्क के लिए बस इतना ही है कि आप इसको इन प्रतीकों को जो मैंने लिखाए हुए हैं इनको आप नोट डाउन करें कॉपी में। नोट डाउन करने के बाद में डाल्टन का सिद्धांत बताया था उसको नोट डाउन करें।
किन पर आधारित था उसको नोट डाउन करें। पूरा नोट डाउन करने के बाद में आप इनको लर्न करने का प्रयास करें। आशा करता हूं आप मेरे कहे गए और मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को याद करोगे, पढ़ोगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।